हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी जीके। और आज से हम एमपी जीके की पूरी सीरीज को कवर करने वाले हैं। और अगर आप एमपी जीके को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश जीके के पहले अध्याय का नाम है मध्य प्रदेश का गठन। और अगर गठन की बात की जाए तो डायग्राम की बात तो होनी ही होनी है। तो 1947 के पहले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा डायग्राम हुआ करता था जिसमें कुछ श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का नाम था पार्ट ए, दूसरी श्रेणी का नाम था पार्ट बी और तीसरी श्रेणी का नाम था पार्ट सी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि और सब तो ठीक है मगर ये श्रेणियां क्या है। तो आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज़ों ने हमारे इस मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को विभाजित किया था। किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर। हमेशा पेपर में सवाल आता है कि अंग्रेज़ों का जो विभाजन था वो किस बेसिस पे था, तो आप टिक करेंगे क्या? प्रशासन के आधार पर। तब तो जब प्रशासन के आधार पर था तो उन्होंने छोटी छोटी कुछ न कुछ कैपिटल बना के रखी थी, राजधानी बना के रखी थी। तो पार्ट ए जो ये वाला पोर्शन है इसकी राजधानी हुआ करती थी, ये वाला पोर्शन हुआ करता था सीजी, मतलब ये सीजी और ये बघेलखंड, सीजी प्लस बघेलखंड का एरिया हुआ करता था क्या? पार्ट ए। और पार्ट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर। क्या हुआ करती थी? नागपुर। तो पेपर में सवाल आता है पार्ट ए की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप टिक करेंगे नागपुर। फिर दूसरे पार्ट की बात करें तो पार्ट बी। पार्ट बी मतलब पश्चिमी इलाका। तो पश्चिमी इलाके में था पार्ट बी और पार्ट बी एक ऐसा प्लेस था जिसकी राजधानी दो हुआ करती थी, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। तो पेपर में सवाल हमेशा ऐसे ही आता है कि ऐसा कौन सी श्रेणी थी जिसकी दो दो राजधानियां थी, तो आप क्या टिक करोगे? पार्ट बी। आशा करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, और अगर नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करेंगे। तीसरी श्रेणी थी पार्ट सी और पार्ट सी की राजधानी हुआ करती थी रीवा। रीवा मध्य प्रदेश। आप जानते होंगे रीवा को व्हाइट टाइगर का दर्जा प्राप्त है। तो पार्ट सी की राजधानी हुआ करती थी रीवा। अब ये बात तो है 1947 की, और 1947 को आपको पता है हमारा देश आज़ाद हुआ। तो 1947 में जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, तो उस समय लोगों ने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि हमारे देश का जो विभाजन है वो प्रशासन से हटाकर भाषा के आधार पर किया जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जी भी मान गए। जब तो उन्होंने कुछ कमेटी का गठन किया। उनमें से पहली कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी। क्या नाम था? एस.के. धर कमेटी। और एस.के. धर कमेटी को राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि आप चेक करिए कि जो विभाजन है प्रशासन के आधार पर वो सही है कि नहीं, भाषा के आधार पर करना चाहिए कि नहीं। तो एस.के. धर कमेटी की एक रिपोर्ट आई कि जो विभाजन है वो भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। तब जनता क्रोशित हो गई और जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने विद्रोह कर दिया पूरे भारत देश में, तो जवाहरलाल नेहरू जी को लगा या राजेंद्र प्रसाद जी को लगा कि देश अभी हमारा तो आज़ाद हुआ है और अभी से हमारे देश में क्या होने लगे? दंगे होने लगे। तो क्यों ना दूसरी कमेटी जो बनाई जाए उसमें मैं खुद आता हूँ। तो उन्होंने जेवीपी समिति एक बनाई, जेवीपी समिति। और उसमें जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। तो ये तीनों आए और इन तीनों ने भी देखा कि जो विभाजन है वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर विभाजन भैया नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो पहली बार जितना विद्रोह था उसका डबल विद्रोह हो गया भारत में। अब जब विद्रोह हो गया तो सबसे ज़्यादा विद्रोह हो रहा था आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, 1953 की बात है ये। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे पोट्टिश्री मल्लू। वो बैठ गए भूख हड़ताल में। उन्होंने कहा जब तक विभाजन भाषा के आधार पर होगा नहीं तब तक अपन उठेंगे नहीं। अब वो थे ऑलरेडी 60-65 साल के, 56 साल तक वो अनशन में बैठे रहे। फाइनली उनकी डेथ हो गई, मर गए वो। तो जब उनकी डेथ हो गई तो जनता वहाँ की पूरी तरह से आक्रोशित हो गई। वहाँ की जनता क्या हो गई? पूरी तरह से आक्रोशित हो गई। और इतना आक्रोश बढ़ गया कि जैसे 1857 की क्रांति का आक्रोश था वैसा ही कुछ आक्रोश आंध्र प्रदेश का आक्रोश था। तो जब उनकी डेथ हुई तो डेथ के बाद
राजेंद्र प्रसाद जी को, अब मुझे नहीं पता, मैं तो यही कहूँगा कि ना चाहते हुए भी आंध्र प्रदेश का विभाजन भाषा के आधार पर करना पड़ा। और जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया भाषा के आधार पर, तो जो और छोटे छोटे राज्य थे, वो भी बोलने लगे कि मेरा भी विभाजन भाषा के आधार पर करो, मेरा भी विभाजन भाषा के आधार पर करो। तो 1953 में 1953 में राजेंद्र प्रसाद जी ने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली के साथ दो व्यक्ति और कौन थे? एच.एन. कुजरू और के.एम. पडिक्कर। ये हमेशा पेपर में आता भैया, है ना, इसको याद कर लेना आप लोग। एच.एन. कुजरू, के.एम. पडिक्कर, ये दोनों व्यक्ति थे। तो 1953 से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और 1953 से काम करते करते 3 साल इन्होंने लगाए और 1 नवंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट में ये कहा कि जो विभाजन है वो भाषा के आधार पर होगा और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरेटरी बना दी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने बना दिए। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो पेपर में सवाल आता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? क्या टिक करोगे भैया आप लोग? 1 नवंबर 1956। ठीक है। अब जब विभाजन भाषा के आधार पर हो गया तो कुछ ना कुछ तो देखो चेंजेस आए होंगे। तो पहला जो चेंजेस आया, पहला चेंजेस आया विदर्भ प्रदेश, है ना। विदर्भ प्रदेश आपको दिखाना चाहूँगा, ये विदर्भ प्रदेश है ना, विदर्भ प्रदेश। और इसके नीचे क्या है? नागपुर। तो विदर्भ प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे जो क्या बोलते थे? मराठी बोलते थे। ठीक है। तो वो प्रदेश हमको कहाँ देने पड़े? नागपुर में। क्यों? नागपुर महाराष्ट्र में आता था और महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते थे, तो उसको अपन शामिल तो कर नहीं सकते, तो वो किसको देना पड़ा अपने को? महाराष्ट्र को। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे? अब तो सवाल ये है। तो वो क्षेत्र थे कुछ ऐसे: अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, यवतमाला, वर्धा, बुलढाना। इसको याद ऐसे ही करेंगे 4-4 के फॉर्म में, तो जल्दी याद होगा। अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, यवतमाला, वर्धा, बुलढाना। फिर उसके बाद जो दूसरा चेंज आया पार्ट बी में, पार्ट बी मतलब पश्चिमी वाला भाग, और वहाँ पे था मंदसौर। तो मंदसौर की तहसील थी भानपुरा। क्या थी तहसील भैया? भानपुरा। और भानपुरा में एक गांव था सुलेन टप्पा। क्या था? सुलेन टप्पा। वो किसको देना पड़ा? राजस्थान को देना पड़ा। कुछ पार्ट अपने को देने पड़े और कुछ पार्ट अपने को मिले भी, है ना। ऐसा नहीं है कि अपन ने सब दे दिया, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें दी और कुछ चीज़ें हमको मिली। और जो तीसरा चेंज था और लास्ट चेंज था वो था कोटा। कोटा की तहसील सिरोंज थी और तहसील सिरोंज को विदिशा में मिला लिया गया, है ना। विदिशा में बेसनगर का स्तंभ का अभिलेख है, तो वहाँ पे मिला लिया गया। और अगर बात की जाए 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी भैया है? 43। पेपर में आता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 43। अब अपन धीरे धीरे क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के नए नए जिले बनाएंगे और वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। और आशा करता हूँ कि ये सारी